हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ज्ञान विधि। और आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक बहुत छोटा है, बट मेरा मानना ये है कि 70% लोगों को इंडिया में, खासकर एडवोकेट्स हैं या लॉयर्स हैं, इवन अब पुलिस, उन्हें भी नहीं पता कि बेसिकली चोरी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी डेप्थ में तो पढ़ा नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑफेंस होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, जो भारतीय न्याय संहिता जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को, जो कि लॉर्ड मकाले जी ने बनाया था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोरी, स्नैचिंग। स्नैचिंग नया है इस बार। एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचीफ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। बेसिकली हम 9 तरीके के अपराध जो प्रॉपर्टी को लेके होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सच में आप इसे काफ़ी इन्जॉय करेंगे कि आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि चोरी ये होती है, एक्सटॉर्शन ऐसा होता है। तो लूट हो, डकैती हो या जबरन वसूली, जिसे आप रंगदारी भी कह सकते हैं, या जालसाजी हो, वो सभी डिस्कस होगा। सबसे पहले सेक्शन 303 जो भारतीय न्याय संहिता का है, थेफ्ट। और जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये बेसिकली मैंने फोकस किया है ये पंजाब में, कि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल लिमिटेड इन द सेंस कि हर अपराध के अंदर एक सिस्टम होता है कि भाई इतने इंग्रेडिएंट्स होंगे और उसको ही अप्लाई करना है आपको, और उसको अप्लाई करने के बाद ही पता लगेगा कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हुआ या एक भी एसेंशियल छूट गया, तो फिर वो उस कैटेगरी का अपराध नहीं है। फिर वो है क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी अपराध के बारे में अपना माइंड अप्लाई करें, तो सबसे पहले आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करके देखने चाहिए कि ये यहाँ फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो सबसे पहले थेफ्ट। थेफ्ट में 5 चीज़ें होती हैं। उसमें आपका ये 5 टॉपिक हैं। सबसे पहले आपका इंटेंशन चेक होता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। फिर प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। तो बेरेट बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेके, जो कि हमारा कोड है वो साफ कहता है कि अगर वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, और सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी हो गई कि जो प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ चोरी हुई है, सेक्शन 303 और भारतीय न्याय संहिता, वो किसी के पोजीशन में होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब कि किसी के भी पोजीशन में होनी चाहिए, वो चीज़ लावारिस ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद है चौथा, उसे बोलते हैं विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट का मतलब होता है कि जिसकी भी पोजीशन में वो है, आपने उससे बिना पूछे वो प्रॉपर्टी आपने ली है, जो कि मूवेबल है। लास्ट वन है कि आपने उस प्रॉपर्टी को मूव्स किया है। मूव का मतलब है कि आप उसे लेके तो नहीं गए प्रॉपर तरीके से, बट आपने उसे इस तरीके से मूव कर दिया कि या तो आप उसे बाद में लेके जाएंगे, या फिर आप फेल हो गए। और जो चीज आप येलो में देख रहे हैं, एंड, इसका मतलब ये होता है कि एक भी इंग्रेडिएंट्स अगर मिस हो गया ना, तो फिर वो चोरी नहीं है। मुझे एक 60 इयर्स प्लस रिटायर होके आए थे, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कई साल जॉब करी, और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये चोरी है या नहीं है, तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता लगा था कि ये चोरी है, और उन्होंने गलत जवाब दिया था। तो मुझे उस दिन रियलाइज हो गया कि सच में चोरी, जो सोसाइटी में लोग कहते हैं, नॉर्मल लोग, कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो गई, डाका डल गया, लूट हो गई, बट वो कभी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने अप्लाई किए ही नहीं है। अगर ये इतना ही आसान होता कि चोरी क्या होती है, तो फिर इतना डेप्थ में नहीं लिखा जाता और इतने सारे इलस्ट्रेशन नहीं होते। अगर आप सेक्शन 303 खोल के देखेंगे तो उसमें इलस्ट्रेशन की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें कि किसी कुत्ते की चोरी, पेड़ काटने की चोरी, या फिर किसी को आपने इंटरेस्ट किया है कुछ भी, तो उसका क्या होगा। आपने पोजीशन को चेंज किया है, प्लेस को चेंज किया है, तो क्या होगा। और आप फ्रेंडली रिलेशन में उनके साथ, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ स्लाइडली थोड़ा सा झुक गया, वो जैसे ही झुका, चोरी कमिट हो गई, अटेम्प्ट हो गया। अब आप उस प्रॉपर्टी को लेके जाएं या ना लेके जाएं, थेफ्ट हो चुका, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कंप्लीट हो चुका। तो आप ये डिसीजन देखें। और जो नया सेक्शन आया है इस बार,
जो पहले नहीं हुआ करता था, जो नॉर्मली स्नैचिंग हो जाती है फीमेल्स के साथ, गोल्ड की स्नैचिंग होती है, फ़ोन की स्नैचिंग होती है, तो पहले वो थेफ्ट में आता था, बट अब ये प्रॉपर सेक्शन बनाया है भारत सरकार ने, और सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस 2023 में डाला है। और इतने और मैंने अपनी लाइफ में किसी भी एक्ट में नहीं देखे जितने इस सेक्शन में लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि स्नैचिंग इज ऑल्सो थेफ्ट, मतलब कि स्नैचिंग ही थेफ्ट है, वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आती है, बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। ये अभी सभी जानते हैं कि भाई स्नैचिंग की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। उसमें जो क्रिमिनल है वो सडनली या क्विकली या फोर्सफुली या सिक्योर्स करता है, ग्रैब्स करता है या टेक्स अवे करता है। ये सारी कंडीशन और के साथ है। इसका मतलब इनमें से अगर उसने कुछ भी किया है, वो फ़ोन छीन के भागा है, उसने मंगलसूत्र खींचा है किसी का या कुछ भी किया है, तो वो तुरंत ही स्नैचिंग में आ जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट में डिफरेंस डाल दिया इस बार। इसके बाद है आपका एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन है सेक्शन 308 में, जिसे कि आप ज़बरदस्ती वसूली बोल सकते हैं। और जो हिंदी में बोला जाता है वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या होता है, उद्दापन। बट मेरे हिसाब से दैट इज़ कॉल्ड द रंगदारी, कि कोई इंसान ज़बरदस्ती आपसे आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कोशिश करता है और आपको कॉल करता है या फिर धमकी दिलवाता है किसी के थ्रू, तो वो एक्सटॉर्शन होता है। इसके भी 5 इंग्रीडिएंट्स हैं जो ये फ़िग देख रहे हैं आप, कि इसमें भी आपको 5 चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, तभी आपको पता लगेगा कि ये एक्सटॉर्शन है, रंगदारी है या ज़बरदस्ती वसूली है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें भी इंटेंशन चेक होगा कि भाई इंटेंशन है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अगर मज़ाक करते हैं, एक दूसरे का सामान छीन लेते हैं, एक दूसरे को फ़ोन पे प्रैंक करते हैं, तो वो नहीं होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपने उस पर्सन को जिसकी भी प्रॉपर्टी आप छीन रहे हैं, उसे फ़ियर में डाला है आपने। एक्सटॉर्शन में फ़ियर में आपने उसे डाला है और उसे कहा है डिलीवर करने के लिए। वो आपको खुद से नहीं दे रहा अपनी मर्ज़ी से, वो आपके डर में डिलीवर कर रहा है। फिर तीस जो चौथा इंग्रीडिएंट्स है इसमें, कि प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है। मैंने बताया कि थेफ्ट में प्रॉपर्टी हमेशा मूवेबल होती है, जबकि एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी दोनों तरीके की है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, तो वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब मूवेबल और इमूवेबल में और चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी है। लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एग्जांपल, जैसे कि आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, तो वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अगर कोई आपको कॉल करके आपको धमकाता है कि भई ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और आपने वो प्रॉपर्टी उसके नाम गिर दी, तो ये एक्सटॉर्शन है, ठीक? अब कोई चेक वगैरह लेता है आपसे ज़बरदस्ती, तो वो भी एक्सटॉर्शन के उसमें आ जाएगा। आप ये मूवी देखी होगी आप सभी ने लगभग, तो मैंने वहीं से इसका एग्ज़ाम्पल निकाला है कि एक्सटॉर्शन होता क्या है। ये सिंघम मूवी का सीन है जिसमें कि जयकांत शुक्ले जो हैं, वो घर पे जाके कहते हैं कि भई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, अदरवाइज़ बाहर हमारी लॉरी खड़ी है और आपको वहीं में डाल देंगे आपके परिवार के साथ। तो क्या ये एक्सटॉर्शन है? ये एक्सटॉर्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है और प्रॉपर्टी में सिग्नेचर इन्होंने किए भी हैं, बट ये एक्सटॉर्शन नहीं है। क्यों नहीं एक्सटॉर्शन? क्योंकि ये इंसान वहाँ पे मौजूद था, इसका मतलब उसका प्रेज़ेंस होना एक्सटॉर्शन नहीं है, कुछ और हो जाता है। अगर हाँ, वो फ़ोन पे धमकाता सिर्फ़, जयकांत शिकरे कि भई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, अगर सिर्फ़ फ़ोन पे धमकाया होता और इंस्टेंट फ़ियर, इंस्टेंट डेथ का फ़ियर या इंस्टेंट हर्ट और या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अगर फ़ियर नहीं है, तो फिर एक्सटॉर्शन है। मगर जैसे ही आप वहाँ पर्सनली जाके किसी को धमका के और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं, तो ये लूट है। इसे लूट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रॉबरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये लूट में चला जाता है। सेक्शन 309 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें कि रॉबरी के बारे में लिखा हुआ है। तो रॉबरी के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबरी जो है, लूट जिसे कहते हैं, वो या तो थेफ्ट से मिलके बनती है या तो एक्सटॉर्शन से मिलके बनती है। बीच में और है, इसका मतलब ये होता है कि रॉबरी अगर हुई है, तो आपको या तो थेफ्ट के इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर डाल के देखने कि भी थेफ्ट के सारे इंग्रीडिएंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर एक्सटॉर्शन के डाल के देखना। अगर दोनों में से एक भी कंप्लीट हो रहा है, तो फिर ये रॉबरी में चला जाएगा, बट उसकी फर्दर कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एवरी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज नॉट रॉबरी।
सभी थेफ्ट, सभी चोरी और एक्सटॉर्शन रॉबरी नहीं है, बट एवरी रॉबरी इज द थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हर रॉबरी या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन, ये फैक्ट है। अब मैं एक केस में चला गया एफआईआर लिखवाने के लिए, तो बेसिकली एसएचओ साहब को एफआईआर नहीं लिखना था। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये लूट नहीं, ये चोरी है। तो मैंने कहा कि सर ओके, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, आप एक काम करें, आप चोरी की सेक्शन के साथ ये भी लिख दीजिएगा कि चाकू लगा के निकाला है। आप लिख दीजिएगा कि भाई चाकू मारा है और चोरी करके ले गया। आप खुद सोचिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ना एफआईआर में ये लिख के दीजिएगा कि भाई चोरी हुई है और चाकू लगाया था। जैसे ही आपने चाकू लगाया वो लूट बन जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि फियर हो गया इंजरी का, इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट कन्फाइनमेंट का। तो खैर मैं हंसने लगा। बाद में मेरी मीटिंग हुई उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे एफआईआर लूट में नहीं करनी थी। तो रॉबरी जो होती है या तो वो थेफ्ट है या तो एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट आपको पकड़ के चलना है शुरू से लेके एंड तक, तभी आपको चीजें कॉन्सेप्ट में क्लियर बैठेंगी कि इंग्रेडिएंट्स कौन से कहाँ मैच करना है। थेफ्ट जो है रॉबरी कब बनती है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट ही रॉबरी बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब थेफ्ट रॉबरी बनती है और कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनती है। तो थेफ्ट रॉबरी जब बनती है, जो ये मैंने येलो में किया है, फॉर दैट एंड वॉलेंटरीली, फॉर दैट एंड वॉलेंटरी, सिर्फ यही वर्ड आपको पता होना चाहिए, चाहे आपने पूरा सेक्शन ना पढ़ा हो और आपने सिर्फ एग्जाम में ये वर्ड लिख दिया फॉर दैट एंड वॉलेंटरीली, इसका मतलब है कि यस, आपको रॉबरी का पता लग गया कि ये थेफ्ट वाली रॉबरी। अगर चोरी करने के दौरान चोर पूरी कोशिश करें कि भाई प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत पे मुझे को वहां से निकाल के लाना है, और उसके लिए वो उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी की डेथ करनी पड़े, हर्ट करनी पड़े या रॉन्गफुल स्टैंड करना पड़े, और जिसमें कि फियर इंस्टेंट हो, तीनों ही सिचुएशन में, तो फिर ये रॉबरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी ने किसी को चाकू लगाया और फिर कहा कि मेरे को फोन दो, या उसकी जेब से फोन छीन लिया, तो फिर ये क्या हो गया? रॉबरी हो गया। ये अब थैक्ट नहीं रहा, क्योंकि डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्टेंट के आते ही और इंजरी का भय आते ही इंस्टेंट थेफ्ट जो है रॉबरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता। तो आपको फॉर दैट एंड जो ये वर्ड है, बस इस वर्ड को अगर आपको लिखना है रॉबरी में थेफ्ट के साथ, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक्सटॉर्शन जो है, जो हमारी जबरदस्त वसूली है, वो कब रॉबरी बनती है। तो इसमें भी आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, डेथ हर्ट और रॉन्गफुल इंस्टेंट। बट इसमें जो एक वर्ड है जो आपको आपको बताना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन पुट इन फियर। जिसे आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे कि इस मूवी में जयकांत चिकड़े उसके घर पे आके पेपर साइन करवा रहे हैं। इसका मतलब वो वहां पे प्रेजेंट हैं। तो ये सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं है, ये रोबरी है। ये रोबरी जो है वो एक्सटॉर्शन वाली रोबरी है। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे कि जब आपको थेफ्ट वाली रॉबरी बतानी है तो उसमें लिखना है फॉर दैट एंड वॉलेंटरली, और जब आपको एक्सटॉर्शन वाली रॉबरी बतानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक्यूज वहां पे प्रेजेंस है जिसने ये क्राइम किया है। इसके बाद आते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि भाई मान लो दो लोग हैं इसमें से, और इन्हें तीन लोगों ने रोक लिया गाड़ी में से और कहा बाहर निकलो, और गन भी है इन लोगों के पास। अब इन्होंने क्या करा कि एक मेल था, एक फीमेल था, एक मेल और एक फीमेल। अब मेल्स थे तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उसकी तलाशी ली और उसकी जेब में से पर्स निकाल लिया या फोन निकाल लिया, और फीमेल से कहा कि आप अपने पर्स में से हमें कैश दे दो। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये थेरप वाली ओवरी है और ये एक्सटॉर्शन वाली ओवरी है। क्योंकि जब मैंने एक्सटॉर्शन आपको पढ़ाया था तो उसमें लिखा था कि टू डिलीवर, डिलीवर करना उसके इंग्रेडिएंट्स से, तो ये फीमेल उसे डिलीवर कर रही है, वो अपनी मर्जी से नहीं ले रहा। हाँ, डर है आपके अंदर, आप डर से डिलीवर कर रहे हो, बट डिलीवर तो आप ही कर रहे हो। बट यहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर रहा, उसकी जेब से हाथ डाल के निकाला गया है। तो ये थेफ्ट वाली ओवरी और ये एक्सटॉर्शन वाली ओवरी। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि भाई थेफ्ट कब ओवरी बनता है और एक्सटॉर्शन कब ओवरी बनता है। डिलीवर का होना बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बाद है वैन रॉबरी इज अ डकैती। इसमें आपको बस पंजा याद रखना है, तो मैंने स्पेशली डाला है इसके अंदर कि वहां पर तीन लोग थे। यहाँ पर जब रॉबरी हुई है तो 1 2 एंड 3, 1 2 3, 3 पर्सन है, इसका मतलब ये लूट है। बट जैसे ही
5 से ज़्यादा हुए, रोबरी ऑटोमेटिकली डकैती बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बस जहाँ पे लिखे कि 5 और मोर पर्सन मिलकर रोबरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो डकैती कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये पंजा ध्यान रखना है। इसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर भी 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने बनाए हैं, जो सेक्शन 316 है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें बताया गया है कि भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। अब ट्रस्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी की लाइफ में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह कोई भी चाहे रिलेशन हो, वो 2 चीज़ों पे टिका होता है, या तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का होना किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी हिसाब से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनाया गया है। आप खुद देखें कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर नहीं होती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, वो एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ दें तो आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते, और उसी तरीके से अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप उसके लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगा सकते कि भाई आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, आपने मुझे धोखा दिया है। ये चीज़ इसके अंदर कवर नहीं होती। इसके अंदर फिर कवर क्या होता है, इसके अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। इसमें जो पहला वर्ड है वो है इंटरेस्टेड। पहला वर्ड है इंटरेस्टेड। इसका मतलब होता है कि ना ही चोरी हुई है, ना ही एक्सटॉर्शन हुआ है, ना ही रॉबरी हुई है। जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसने आपको खुद दी है अपनी मर्जी से कि भाई इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, आप मेरी कार का ध्यान रखना, मेरी बाइक का ध्यान रखना, या मेरे फ्रिज का ध्यान रखना, मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मेरे घर का ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी कैसे भी हो सकती है, और आपने इंटरेस्ट की है, और उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, या फिर कन्वर्ट कर दिया, या उसे डिसऑनेस्टली तरीके से यूज कर लिया उस प्रॉपर्टी को। आपके आपने यूज करने के लिए परमिशन दी थी, बस उसने उस प्रॉपर्टी को मिसयूज किया है, उसके साथ गलत किया है, तो वो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चला जाता है। इसी तरीके से उसने कोई डायरेक्शन दी थी आपको जो कि लॉफुल थी, और आपने उस डायरेक्शन को तोड़ दिया, तो भी ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही होता है। और जो वायलेशन आपने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। आपको जो करना था वो आपने नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। और वैल्यू ऑफ ट्रस्ट आप इस तरीके से समझिए कि ट्रस्ट मैंने बताया कि सोसाइटी में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और जिस पे जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा पनिशमेंट भी उसको उतनी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, शोले मूवी में ठाकुर और रामलाल हैं, तो ठाकुर कितना विश्वास करते थे रामलाल पे, तो रामलाल अगर उनके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे तो पनिशमेंट उनका बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल इंसान किसी का भरोसा तोड़ता है तो पनिशमेंट कम होगी, बट आपका कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान अगर भरोसा तोड़ता है तो पनिशमेंट बढ़ जाती है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे नॉन गवर्नमेंट में हो, उन सभी पे ट्रस्ट का ही केस लगता है कभी भी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वैल्यू ऑफ ट्रस्ट क्यों है, कि अगर आप नॉर्मल अगर ट्रस्ट तोड़ते हैं किसी का तो 5 ईयर्स और फाइन है। और फाइन का मतलब है कि कोर्ट आपको फाइन लगा के भी छोड़ सकती है। बट वहीं क्लर्क और सर्वेंट और एम्प्लॉय जो लोग हैं, अगर वो ट्रस्ट तोड़ते तो उनके साथ 7 साल है, और एंड है। एंड का मतलब है कि उनको फाइन पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप नॉर्मली पता लग गया आपको कि भाई एंड और का कैसे यूज होता है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत बातें चुप जाती हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ही होते हैं, वो भी सरकार के नौकरी होते हैं। और इसमें मान लीजिए डीटीसी बस के कंडक्टर हैं, या ट्रेन के टीटीआई हैं, कि या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर रहा है, लाइक आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बोलते हैं उन्हें, कलेक्टर मीन्स की पैसा कलेक्ट करते हैं वो लोग, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अगर ये लोग कभी भी उस पैसे का गबन करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, तो इनके ऊपर यही धारा लगती है, दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट का मतलब ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब क्या होता है, कलेक्टर। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और सरकार के खाते में जमा करते हैं। अगर वो उसका मिसयूज करते हैं तो उनके ऊपर यही धारा लगती है, और इनके ऊपर पनिशमेंट बहुत हायर होता है, क्योंकि इन्हें 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिलती है। अगर एक नॉर्मल इंसान आप पे ट्रस्ट तोड़ेगा तो 5 साल और फाइन,
और अगर आपके घर का नौकर जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और आपके उसके भरोसे पे घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट 7 ईयर्स तक जाएगा और फाइन पे वो नहीं छूटेगा। अगला अपराध है हमारा चीटिंग। चीटिंग ना ही थेफ्ट है, ना ही एक्सटॉर्शन है, ना ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। चीटिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ऑफेंस माना जाता है और बहुत डिफिकल्ट होता है इसे समझने के लिए भी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये चोरी थी या ये लूट हो गई या एक्सटॉर्शन हो गया। बेसिकली कई बार माइंड अप्लाई करने के बाद भी नहीं पता लगता कि ये सच में चीटिंग है क्या। तो चीटिंग के जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी लंबे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें डिसीव करता है कोई, फिर एंड के साथ फ्रॉड करता है, डिसऑनेस्टली करता है एंड डिलीवर भी करवाता है आपसे, या फिर आपका कंसेंट ले रहा है आपसे कुछ करने के लिए। और प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, मूवेबल या अनमूवेबल, जिसके लिए वो कर रहा है, या फिर आपके बॉडी माइंड रेपुटेशन को भी चैलेंज कर रहा है वो, तो वो भी चीटिंग की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे समझा सकता हूँ कम टाइम में, कि आपके घर पे कोई कुकर रिपेयर करने वाला आया कि भाई मेरा कुकर रिपेयर कर दो, और आपने उससे कहा कि मेरे पास चांदी की थाली है, वो थोड़ी डैमेज हो गई, उसे भी ठीक कर। उसने बोला कि आप थाली ले आइए, मैं उसे भी ठीक कर देता हूँ और मैं उसका चार्ज नहीं लूंगा। और आप थाली लेने गए, थाली लेके आए, और उसने आपसे कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। और आप जैसे ही पानी लेके नहीं गए और वो प्लेट लेके भाग गया जो कि चांदी की थी। तो ये चोरी नहीं है और ये स्नैचिंग भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद डिलीवर करी है। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, क्योंकि आपने इस उस पे ट्रस्ट पे उसे दी थी कि भई वो ठीक करके देगा, बट वो उसे लेके भाग गया, उसने आपको डिसीव किया है, धोखा दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द धोखाधड़ी। तो ये आप खुद डिलीवर भी करते हैं और ये चोरी नहीं है और ना ही ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि आपने उसे इंटरेस्ट नहीं करा यूज़ करने के लिए। आई होप सो आप भी इसे समझ पाए होंगे। और चीटिंग बाय पर्सोनेशन और थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि फेक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़े गए थे जिनका वेट था 130 किलो, और वो बाद में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को चीट करते थे कि भई अ, मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे को रिश्वत चाहिए या जो कुछ भी चाहिए। तो अगर आपने ये ड्रेस पहन के किसी को बेवकूफ़ बनाया, किसी का धोखाधड़ी करी, तो वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। ये अलाउ नहीं होता। तो इस पे भी जो धारा लगी होगी, यही लगी होगी कि भई चीटिंग बाय पर्सोनेशन। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 324, दैट इज़ कॉल्ड द मिसचिफ। रिस्टी मेरे समझ में नहीं आता, दैट इज़ को मैंने बनाया क्षति होता है या तो हानि होता है। और इसके भी 5 इंग्रीडिएंट्स होते हैं कि मिसचिफ होता क्या है। इसमें कोई इंसान आपको इंटेंटली कॉज़ करता है, ये जानते हुए कि भई आपको लॉस होगा, और डैमेज करता है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, या लास्ट वन डिस्ट्रक्शन करता है आपकी प्रॉपर्टी को, या डिग्नीज करता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर रहा है, जिससे कि उसका मार्केट वैल्यू इतना रहा है। और वो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कोई भी हो सकती है। तो इसके भी 5 इंग्रीडिएंट्स हैं। और इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे आपका चश्मा माँगा जो कि रेबेन का है, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं क्यों हूँ, और उसने आपके फेस पे से उतारा और उसे डैमेज करके पकड़ा दिया आपको, लो जी। ना उसने चोरी की, ना एक्सटॉर्शन किया, ना ही लूट की, और ना ही किन्होंने बीच ट्रस्ट किया, और ना ही चीटिंग की। आपका चश्मा डैमेज करके आपको दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड द मिसचीफ। उसने आपको लॉस किया है। इसी तरीके से आप जब कभी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, लाइक आप एटीएम तोड़ें या फिर सरकारी बसों को जलाएँ, या बाहर कूड़ा, या फिर कई बार इलेक्शन के दौरान बच्चे कैंपेन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, हर जगह अपने-अपने लोगो बना देते हैं, और वो भी एक तरीके से अपराधी है, वो भी मिसचिफ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं कर सकते। आप रिटन में भी कुछ लिख रहे हैं, अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। 25 से जब आप इसे गो थ्रू करेंगे, थोड़ा आगे आपको मिलने को मिल जाएगा कि जो डेथ होती है या जो मर्डर होता है, जो कल्पेबल होमिसाइड होता है, ये इंसानों का होता है, ना कि जानवरों का। कि अगर किसी ने किसी जानवर को मार दिया, तो आपके ऊपर मर्डर का एफआईआर नहीं होगा। आपके ऊपर होगा मिसचिफ बाय किलिंग ऑफ और मैमिंग एनिमल। आपने किसी भी एनिमल को मारा, कोई इंसान बंदर को घुमाता है, कोई कुत्ते को फेंक देता है छत पे से, या फिर कोई घोड़े की टांग तोड़ देता है। ये प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी साल पहले, तो उसमें प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक घोड़े की टांग तोड़ दी गई थी, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ भी एफआईआर यही हुआ था, मैमिंग बाय द
मैमिंग बोलते हैं इसे, कि अपाहिज कर देना एनिमल को, तो ये भी इसी के अंदर आता है, मिसचिफ के अंदर। और इसके बाद है आपका सेक्शन 314, भारतीय न्याय संहिता, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सबसे लास्ट में इसलिए भी मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ थेफ्ट नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, मिसचिफ भी नहीं है, तो फिर कहीं तो कुछ तो होगा वो भी। तो आपको ये सारे ही पता होना चाहिए ताकि आपको कोई भी क्लॉज़ छूटे नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल चीज़ होती है मिसअप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्टली कोई करता है और मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इमूवेबल के लिए नहीं होता। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पजेशन जो है वो नहीं होता। पजेशन इन द सेंस कि जैसे कि थेफ्ट में प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में रहती है, एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में रहती है, लूट के दौरान भी, डकैती के दौरान ही प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में रहती है, चीटिंग में भी प्रॉपर्टी पोजीशन में रहती है। बट मिसअप्रोप्रिएशन में कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको सड़क पर पैसे मिलते पड़े हुए, जो इंडियन करेंसी है, और आसपास आपने देखा कोई भी नहीं है, तो आपने वो पैसा अपनी जेब में रख लिया। क्या ये अपराध है? नो, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो किसी का था ही नहीं। बट वहीं आपको एक वॉलेट मिलता है जिसमें कि पैसे भी रखे हैं और आईडीज भी रखी हैं, और अब आपने वो पर्स उठा के अपनी जेब में रख लिया और वो डिलीवर नहीं करा, ये ऑफेंस है। इसे ही बोलते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो भी नहीं पता लगेगा, और ये आपने पुलिस डिपार्टमेंट में भी अगर सबमिट कर दिया तो वो लोग इसका मिसयूज कर लेंगे। जो बेसिकली यहाँ पर आईडी है तो आप सर्च कर सकते हैं, फोन कर दीजिए उसे कि भाई आपका ये मिला है, आप ले लीजिए। और अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और आपने ये कोई अपराध नहीं किया। अगर इसी तरीके से आपको कोई गोल्ड की या डायमंड की रिंग मिलती पड़ी हुई और वहाँ पर पूछताछ के दौरान भी अगर नहीं पता लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो आप उसे कुछ टाइम रखने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। बट आपने उसे इंस्टेंटली अगर बेचा, तुरंत मिलने के बाद, और आपने कोई ढूँढने की कोशिश नहीं की, तो ये अपराध है। और हाँ, ये वकीलों पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वेट करना है तो वो वेट करके ही बेचेंगे। इसमें 2 एग्ज़ाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि 2 लोगों ने मिलके एक कार खरीदी, दोनों पार्टनर हैं, और उन्होंने डिसाइड करा कि भाई 3 दिन तुम चलाओगे और 4 दिन मैं चलाऊँगा। दोनों के पास 2 की थी। अब 1 दिन इसका चलाने का टर्न था, 1 दिन इसका चलाने का टर्न था। ये गाड़ी पार्क थी और ये भाई साहब गाड़ी उठा के ले गया, और ये गाड़ी उन्होंने बेच दी और पैसा सारा यूज़ कर लिया। तो क्या ये चोरी है? क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? कुछ लोग कहेंगे यस, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कुछ लोग कहेंगे ये तो चोरी हो गई। कुछ कहेंगे कि नहीं, ये चीटिंग हो गई। बट ये कुछ भी नहीं हुआ। इसे कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि हक उसका भी था उस प्रॉपर्टी पे। हाँ, हक आपका भी था। उसने आपकी प्रॉपर्टी को हक के दौरान मिसयूज़ किया है, तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का अपराध लगा सकते हैं। उस पे चोरी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसने आपको इंटरेस्ट नहीं की थी। इंडियंस हमेशा आपको याद रखने हैं। इस तरीके से ये जॉइंट लाइब्रेरी पे 2 लोग पढ़ते हैं। ये लाइब्रेरी इनकी है और इन्होंने बोला कि भई मेरी गैर मौजूदगी में भी आप आना और किताबें लेके चले जाना, कोई मुझे इश्यू नहीं है। वो आए और इनकी गैर मौजूदगी में आके किताब ले गए, और वो किताब इन्होंने वापिस करने के बजाय कुछ दिन बाद सेल आउट कर दी मार्केट में। अब जैसे उन्होंने सेल आउट करी, तो ये थेफ्ट भी नहीं है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। जब आप ये सेक्शन देखोगे 314, तो आपको ये दोनों ही एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मिल जाएँगे कि भई किस तरीके से ये अपराध होता है। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितने भी अपराध हैं प्रॉपर्टी को लेके, वो मैंने सारे क्लियर कर दिए और उनके इंग्रीडिएंट्स भी बताए कि भई किस तरीके से ये होता है। हाँ, इतना टाइम नहीं होता कि डेप्थ में और जाएँ और रिलेशनशिप बताएँ। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इतना काफ़ी है। ओके।